प्रियांसः मित्राणि भवतां बहुदीनां च हार्दं हार्दं स्वागतम अभिनंदनम वंदनम। प्यारे मित्रों, वेलकम टू वंदे संस्कृत मातरम फैमिली। मित्रों, आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज की इस कक्षा में। आप सभी जानते हैं कि हम दशम यूनिट यूजीसी नेट 25 कोड के अंतर्गत दशम यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हम जो है अर्थशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं और अर्थशास्त्र में विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम विनयाधिकारिक की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें टोटल 18 प्रकरण हैं। उनमें से हम अभी आज की इस कक्षा में चौथे प्रकरण की चर्चा करेंगे। चौथा नंबर का जो प्रकरण है उसका नाम है अमात्योत्पत्ति। तो अमात्योत्पत्ति ये जो प्रकरण है इसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग कमेंट लाइक वगैरह सब कुछ कीजिए, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, पुरानी प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर या जितनी भी सामग्री होती है एक परीक्षा के लिए, वो सारी सामग्री आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट आप सभी जानते हैं sanskritexam.com जो वेबसाइट है, आप गूगल पर जाइए और वेबसाइट पर जा कर के मॉक टेस्ट दीजिए। तो आप सभी का स्वागत है, प्रीति जी, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी रोज़ समय से आएँ, समय से पाएँ और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ कक्षा में आने से पहले आप सभी लोग मेक श्योर कि आपने लिंक को शेयर कर दिया है। देन वी विल स्टार्ट द क्लास। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का ये जो विषय है अर्थशास्त्र में अमात्योत्पत्ति। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र में आप सभी को पता है कि कौटिल्य ने बहुत सारी बातों के बारे में, एक राजा को क्या करना चाहिए, जो राजा संबंधित कार्य होते हैं या जो सामाजिक बहुत नैतिक बातें, सामाजिक बातें या राजसिक बातें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। राजा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, राजा को किस प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस अर्थशास्त्र में बताई हैं। तो आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र का विषय हमने प्रारंभ में बताया था कि पृथिव्या लाभे पालने च यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि, ठीक है। तो अर्थशास्त्र हमेशा पृथ्वी के लालन पालन को लेकर ही बनाया जाता है ताकि पृथ्वी का खूब पालन हो, उसका खूब अभ्युदय हो, पृथ्वी की उन्नति हो। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र का जो अमात्योत्पत्ति नामक प्रकरण है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात अमात्योत्पत्ति, हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डीपली आपको जो पढ़नी है, जो हम आज यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो अमात्योत्पत्ति, यदि हम इससे पहले की बात करें तो आप सभी लोग प्लीज़ वी रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग पुरानी जितनी भी कक्षाएं हैं अर्थशास्त्र की हों या फिर किसी भी शास्त्र के हों, आप एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र पर 4-5 क्लासेस की हैं, यानी 4-5 कक्षाएं इस पर ऑलरेडी हो चुकी हैं और उन 4-5 कक्षाओं में हमने अर्थशास्त्र के विद्या समुद्देश्य को लेकर के विद्या कितने प्रकार की हैं, ठीक है। साथ में वृद्ध संयोग नामक दूसरा प्रकरण है। उसके बाद हमने इंद्रिय जय की चर्चा की थी, राजर्षि वृत्तम की चर्चा की थी और आज हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र के अमात्योत्पत्ति नामक प्रकरण की। इसका क्रमांक ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर का प्रकरण है। कदाचित कुछ विद्वान इसको प्रकरण नहीं, मैंने कई पुस्तकों में देखा कि इसको प्रकरण की संज्ञा में नहीं रखा है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी एक प्रकरण है और चौथे नंबर का प्रकरण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका बिल्कुल एज इट इज़ काम भी है। देखिए, जैसे इसमें सिंपल लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, कहें कि प्रकरण का नाम क्या लिखा है, अमात्योत्पत्ति। तो अमात्योत्पत्ति, जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं उसी तरीके से इसमें अमात्य विषयक बातें लिखी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, अमात्य विषयक बातें लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो अमात्य संबंधित बातें, अमात्य का क्या तात्पर्य है, अमात्य सामान्यतः, यदि अमात्य के बारे में आपको बताऊं तो सामान्यतः अमात्य लोक में मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र के प्रसंग में विशेष ध्यान रखिएगा कि अमात्य शब्द का जो अर्थ है वो मंत्री न हो करके एक सचिव को यहाँ पर ग्रहण किया है, सचिव विशेष का अर्थ लिया है। यानी जब कौटिल्य अमात्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सचिव का ग्रहण करना है, न कि मंत्री का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे अमात्योत्पत्ति, चौथा प्रकरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूं, अर्थशास्त्र को प्रारंभ करने से, अमात्योत्पत्ति नामक प्रकरण को शुरू करने से पहले बता दूं कि इसमें आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो अर्थशास्त्र में टोटल कितने अधिकरण हैं, उनका क्रम क्या है, सही क्रम से उनको याद रखना है। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस ट्रिक से आपको याद रखना है उनको सही क्रम से, तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जाइए। हमने अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बढ़िया नोट्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहाँ पर रखा है, आप वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अर्थशास्त्र के उसमें बहुत सारे ट्रिक्स दे रखे हैं हमने कि कैसे आप उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो पहला अधिकरण है विनयाधिकारिक, उसमें भी आपको जो 18 प्रकरण हैं उनको क्रमानुसार याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपको अक्सर ऐसा पूछ लेता है, जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो ऐसा भी प्रश्न बनाता है कि आप निम्न में से प्रकरणों को सही क्रम में रखिए, या ऐसा पूछ सकता है कि चौथे प्रकरण का नाम क्या है, पाँचवें प्रकरण का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि अमात्योत्पत्ति नामक जो चैप्टर है, इसमें क्या इन्होंने विशेष बताया है उसको हम जानते हैं। अमात्य उत्पत्ति का मतलब होता है कि जो अमात्य होते हैं, अमात्य अर्थात सचिव, उनकी उत्पत्ति कैसे की जाए। उत्पत्ति का मतलब है उनकी स्थापना, उनकी नियुक्ति, ठीक है। अमात्यों की नियुक्ति कैसे की जाए, ये सारी बातें कौटिल्य ने अपने इस अर्थशास्त्र के अमात्योत्पत्ति नामक चैप्टर में, अमात्योत्पत्ति नामक प्रकरण में बताई हैं, ठीक है। इतना क्लियर आप समझ गए चैप्टर से इसका क्या मतलब। चैप्टर जो टाइटल है इसका, प्रकरण का जो टाइटल है, उससे आपको पूरा मीनिंग पता लगना चाहिए, तभी आपको इसको पढ़ने में आनंद आएगा। तो अमात्योत्पत्ति यानी इस चैप्टर में आपको बताएंगे जो मंत्री होते हैं एक देश में, जैसे आज हमारा देश है उसमें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, सचिव होते हैं, राजा होता है यानी राष्ट्रपति होता है, ये बहुत सारे इस प्रकार के जो संविधान में बहुत प्रकार के सदस्य होते हैं, सभासद होते हैं। तो उनको कैसे नियुक्त किया जाए, उसमें विशेष रूप से अमात्य कैसे नियुक्त किए जाएं, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यानी कि अगर आप किसी को अमात्य की जॉब दे रहे हैं, यानी सचिव की जॉब दे रहे हैं, तो सचिव की जॉब पर जब वो अप्लाई करेगा सचिव की जॉब के लिए, तो उस पर आपको उसके बारे में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ध्यान रखनी है कि उसके पास ये क्वालिफ़िकेशंस हों। ये सारी चीज़ें अमात्योत्पत्ति में आई हैं। तो ध्यातव्य यह है कि कौटिल्य ने यहाँ पर सभी आचार्यों का मत बहुत ही आदरपूर्वक ग्रहण किया है, ठीक है। सभी आचार्यों का मत यानी कौटिल्य से पूर्ववर्ती जितने भी अर्थशास्त्रकर्ता हुए हैं उनका मत भी कौटिल्य ने यहाँ पर ग्रहण किया है। अब वो ही आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कौटिल्य कहते हैं, सबसे पहले आप देखिए ये क्रमानुसार हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कौटिल्य ने सबसे पहले भारद्वाज का मत दिया। बोले भारद्वाज कहते हैं कि अमात्य किसे बनाया जाए, अमात्य यानी सचिव किसे बनाया जाए। तो भारद्वाज कहते हैं सहपाठी को, यानी राजा को चाहिए कि वह अपने सहपाठी को अमात्य बनाए, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज भारद्वाज। फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे भारद्वाज का नाम, और ये भारद्वाज ध्यान रखिएगा, ये भारद्वाज संभवतः जो भारद्वाज आपने लोक में भी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये भारद्वाज ऋषि, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, भारद्वाज का मत दिया किसने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चौथे प्रकरण में, विनयाधिकारिक पहला अधिकरण है उसमें चौथा प्रकरण है, उसमें कहते हैं कि भारद्वाज ऋषि के मत में या भारद्वाज आचार्य के मत में राजा को हमेशा अपना सहपाठी ही अमात्य बनाना चाहिए। ये उनका मत है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि सहपाठी अमात्य बनाना चाहिए, यह किसका मत है, या भारद्वाज का क्या मत है, ऐसा आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, जब जो आचार्य कौटिल्य यहाँ पर भारद्वाज का मत देते हैं, तो भारद्वाज के मत के बारे में वो भारद्वाज के मत के विषय में कहते हैं कि जो सहपाठी होता है यानी सह अध्यायी होता है, जो साथ में पढ़ता है, यानी राजा का जो साथी रहा होगा बचपन में, उसके साथ पढ़ा होगा राजा के साथ में, तो राजा को उसके बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, सारी चीज़ें लाइक कि उसका कितना सामर्थ्य है, वो कितना पवित्र है, क्या सोचता है, ये सारी बातें दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वाद इति भारद्वाज। ऐसा भारद्वाज का मानना है कि जो
राजा होगा, अगर राजा का कोई दोस्त होगा, उसका फ्रेंड होगा, तो वो फ्रैंकली राजा के साथ पहले से रहेगा बचपन से, और उस राजा को उसके बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, कैसा ये पढ़ता है, कैसी इसकी बुद्धि है, तो राजा को उसे ही सचिव बनाना चाहिए, ऐसा भारद्वाज का मत है। सेकंड नंबर पर देखिए, इनको क्रम से ध्यान रखेगा, यही आपको पूछा जाएगा, और यही केवल अमात्योत्पत्ति में यही बातें हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड देखिए, विशालाक्ष का मत। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तरोत्तर जो ये आचार्य हैं, इन्होंने पूर्व आचार्य का खंडन किया है, ठीक है। अब विशालाक्ष ने भारद्वाज का खंडन करके कहा है, यानी पहले आचार्य का इन्होंने खंडन किया है भारद्वाज का। बोले भारद्वाज के लिए कहते हैं ये कि जो आपने सहपाठी बताया वो गलत है, सहपाठी को कभी भी अमात्य नहीं बनाना है, ऐसा विशालाक्ष कहते हैं। वो कहते हैं नेति विशालाक्षः, वो कहते हैं कि सह क्रीडी तत्वात् परिभवन्त्येनम, अगर आप सहपाठी को अमात्य बना लेंगे तो वो सहपाठी क्या करेगा, विशालाक्ष कहते हैं कि वो आपके साथ खेला होगा बचपन में, उसने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की होंगी, बहुत सारे समय आपके साथ उसने बिताया होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने उसे अमात्य बना दिया तो ये तो बहुत बड़ा काम है, यानी राज संबंधित कार्य करने का भार उसके ऊपर हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हो सकता है वो आपका अपमान कर दे, क्योंकि वो तो आपका बिल्कुल आपका फ्रेंड है, बिल्कुल फ्रैंक है आपके साथ, तो बचपन से वो आपको जानते हैं और वो आपके साथ कुछ भी उल्टा सुल्टा कर सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसा सहपाठी कभी भी अमात्य नहीं बनाना है, बल्कि आपको कैसा व्यक्ति बनाना है, तो विशालाक्ष कहते हैं कि समान सील और समान व्यसन वाला। अब विशालाक्ष ने कुछ अलग ही हट करके अपना मत दिया, बोला कि समानशील, यानी जिसका व्यवहार राजा के समान ही हो, समानशील वाला हो और समान व्यसन वाला हो, यानी जो व्यसन राजा में है वही व्यसन जिसमें हो, ऐसा जो मित्र हो उसको अमात्य बनाना चाहिए। अब ये भी जो मत है इसका भी फिर दूसरे आचार्य खंडन करते हैं, ये भी मत मुझे भी ये सही नहीं लगता है कि जो समानशील वाला होगा, समान व्यसन वाला होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, अगर राजा ने गलती से उसे अमात्य बना दिया तो वो अमात्य, यानी वो जो समानशील वाला व्यक्ति होगा वो राजा की बहुत सारी व्यसन या बहुत सारी गुप्त बातें प्रकट कर सकता है, जिससे कि राजा का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, प्रजा के सामने राजा का अनादर हो सकता है, अपमान हो सकता है। इसीलिए पराशर ने फिर उसका भी खंडन कर दिया। किसका? विशालाक्ष आचार्य का पराशर ने खंडन किया, और पराशर कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पर। पराशर ने कहा फिर प्राण रक्षक को, अब पराशर कहते हैं प्राण रक्षक को बोले अमात्य बनाएं। अब ये प्राण रक्षक का मतलब है कि जो राजा के प्राणों की रक्षा करे, ठीक है। तो राजा के प्राणों की रक्षा करने का मतलब है कि जो बुरे वक्त में, आपत्ति काल में राजा की सहायता करे, ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो राजा का स्नेही होगा, साथी होगा, उसको राजा क्या करे, अमात्य बनाए, सचिव बनाए। अब प्राण रक्षक को यदि सचिव बना दे, ऐसा पराशर कहते हैं, तो पराशर ने कहा कि जो प्राण रक्षक होगा उसको यदि सचिव बना दिया जाए। अब पराशर का भी जो मत है उसका भी आगे पिशुन, जो नारद आचार्य पिशुन उनको कहा जाता है, नारद को ध्यान रखिएगा, ये नारद मुनि नहीं है, नारद आचार्य की बात हो रही है। तो नारद का मत है कि जो प्राण रक्षक है उसको भी नहीं बनाना चाहिए। यानी आप इनको देखिएगा, ये उत्तरोत्तर क्रम में एक दूसरे के खंडन है, एक दूसरे का खंडन करते हैं सभी आचार्य, ठीक है। अंत में आपको कौटिल्य का मत मिलेगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको इन सभी आचार्यों का मत जरूर ध्यान रखना होगा कि किस आचार्य के मत में किसको बनाना चाहिए अमात्य। तो संभवतः आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले भारद्वाज ने कहा सहपाठी को अमात्य बनाना चाहिए, विशालाक्ष ने कहा नहीं भाई, सहपाठी को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपके सारे गुप्त बातें, बहुत सारी चीज़ें खोल देगा। यानी आपकी जैसे किसी व्यक्ति की पोल खोलना होता है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि वो जो सहपाठी होगा वो प्रजा के सामने आपकी पोल खोल दे, यानी राजा की पोल खोल दे। तो ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसको अमात्य नहीं बनाना है। फिर विशालाक्ष ने समानशील और समान व्यसन वाले को अमात्य बनाया जाए ऐसा कहा, लेकिन विशालाक्ष ने कहा कि जिसका समान व्यसन हो, समानशील हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा वह राजा का परम स्नेही होगा, राजा के साथ में राजा की गुप्त बातें जानता होगा, समानशील होगा। समान व्यसन जब उस व्यक्ति में होगा तो राजा के व्यसनों को भी जानता होगा, तो दोनों में आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध होगा और एक दूसरे की घनिष्ठ गूढ़ बातें जानते होंगे।
तो ऐसा विशालाक्ष ने कहा, लेकिन विशालाक्ष के मत का खंडन फिर पराशर ने किया। पराशर ने कहा नहीं, अगर आप ऐसे गुप्त व्यक्ति को, जो आपके गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो आपके व्यसनों को जानता है, आपके चरित्र को जानता है और आपके समान ही है, वो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। वो तो बहुत बड़ा दोष है, साधारण ऐसा दोषा, ऐसा पराशर ने वहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र में फिर कहते हैं वो कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए अमात्य। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अमात्य बना देंगे तो वहाँ पर पराशर ने एक श्लोक भी लिखा है कि यावद्भ्यो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः अवशः कर्मणः तेन वश्यो भवति तावताम, ऐसा उन्होंने एक श्लोक लिखा है। उसका मतलब है कि यदि आप समानशील और समान व्यसन वाले व्यक्ति को अमात्य बना देंगे तो ऐसा व्यक्ति आपकी गुप्त बातों को बाहर निकाल देगा, सबके सामने वो आपके व्यसन को खोल देगा, आपकी राजा की पोल खोल देगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को भूल से भी कभी अमात्य न बनाएं, ऐसा पराशर कहते हैं। और पराशर ने अपना मत क्या दिया, बोले जो प्राण रक्षा करने वाला व्यक्ति हो उसको अमात्य बनाए, यानी जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद करेगा उस व्यक्ति को आप क्या करें, अमात्य बनाएं, ठीक है, ऐसा पराशर कहते हैं। तो उसके बारे में पराशर ने अर्थशास्त्र में साफ स्पष्ट रूप में से लिखा है कि यह एनम आपत्सु प्राणाबाधा युक्तासु अनुगृणीह्यु तान अमात्यान कुर्वीता, तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर लिखा है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बस आपको यही ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रमानुसार इनको नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल एक आचार्य के मत में किसको अमात्य बनाना चाहिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा मत किसका है, ठीक है। इसके बाद पिसुन आचार्य हुए, पिसुन नारद इनको कहा जाता है। इनके मत में तो अब देखिए, ये जो पिसुन नारद आचार्य हैं ये कहते हैं प्राण रक्षक को भी अमात्य नहीं बनाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख रहे हैं कि बार बार एक दूसरा यानी एक आचार्य का दूसरा आचार्य खंडन कर रहा है, उत्तरोत्तर क्रम से एक आचार्य जो है पूर्ववर्ती आचार्य का खंडन कर रहा है। यानी इनका खंडन इसने किया, फिर उसके बाद विशालाक्ष ने भारद्वाज का किया, फिर पराशर ने फिर विशालाक्ष का किया और पिसुन ने फिर पराशर का किया। अब पराशर कहते हैं पिसुन कहते हैं यानी नारद कहते हैं कि प्राण रक्षक को कभी भी अमात्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्राण रक्षा का मतलब है कि वह तो भक्ति हो गई है, ठीक है। पिसुन कहते हैं कि वो तो भक्ति है, यानी कोई व्यक्ति यदि आपके प्राणों की रक्षा करता है, राजा के प्राणों की रक्षा करता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अमात्य के योग्य है, यानी उसमें अमात्य की क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि प्राण रक्षा करना तो एक प्रकार से भक्ति है, सेवा धर्म है, कि वो राजा के प्रति उसका स्नेह है और अपने स्नेह के कारण राजा के प्राणों की रक्षा कर रहा है, उसके अंदर भक्ति है, इसीलिए वो प्राणों की रक्षा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अमात्य नहीं बनाना चाहिए, ऐसा पिसुन कहते हैं। तो पिसुन ने अपना मत क्या दिया, उन्होंने कहा सविशेष कर्ता को आचार्य अमात्य बनाए। सविशेष कर्ता का मतलब है कि ऐसा कोई कर्ता, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से कर सके, बहुत ही कुशलतापूर्वक। तो एक प्रकार से आप कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो किसी काम में, ऐसे व्यक्ति से अमात्य के लिए आप कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अमात्य बना सकते हैं, ऐसा पिसुन कहते हैं। पिसुन यानी नारद कहते हैं। अब देखिए फिर पिसुन का भी खंडन कर रहे हैं कौन, कौणदंत। कौणदंत ने फिर पिसुन का खंडन कर दिया। कौणदंत ने कहा कि आपको ऐसा व्यक्ति भी अमात्य नहीं बनाना है जो सविशेष करता हो, यानी कुछ भी काम अगर एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसमें कुशलतापूर्वक कर ले, ऐसा व्यक्ति भी आपको अमात्य नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, तो उन्होंने आगे तर्क भी देते हैं, हर एक आचार्य तर्क देता है अपना। और कौणदंत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को यदि आप अमात्य बनाते हैं तो वो कहते हैं कि यदि आप कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी काम को एक्सपर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है उसमें, तो ऐसा व्यक्ति कोई खास ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अमात्य के लायक हो। काम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अमात्य के लिए कुछ और गुण भी होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि कुलीन व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। कौन कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कौणदंत कहते हैं। कुलीन का मतलब है जो कुल से उत्पन्न, जिसके कुल में पहले से ही अमात्य रहे हों, पहले से ही मंत्री रहे हों। यानी आपने प्राचीन काल में कभी कभी आपने ज़रूर सुना होगा
कि उनके पिताजी जो थे राजा थे, तो उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। फिर आगे जा करके ये परंपरा चलती रहती थी। ठीक है, तो कौणदंत इसी का समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि अगर उनके कुल में पहले से चलती हुई परंपरा आ रही है, उनके कुल में पहले कोई अमात्य था, पहले कोई राजा था, ठीक है, तो इस प्रकार से कौणदंत के मत में उस व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जो कुलीन है, कुल से चलती हुई परंपरा का अनुसरण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई है तो उसको अमात्य बनाए, न कि सविशेषकर्ता को। तो ये कौणदंत का मत है। अब कौणदंत के मत को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सभी के मतों को देख लीजिएगा अच्छे ढंग से और नोट भी कर लीजिएगा। तो कौणदंत ने कुलीन के बारे में कहा कि कुलीन को यदि आप अमात्य बनाते हैं तो कुलीन व्यक्ति क्या होता है, वह कुलीन व्यक्ति, कुलीन जो अमात्य होगा वह राजा को हमेशा क्या करेगा, सही दिशा में ले जाएगा, राजा को सही बातें बताएगा, क्योंकि उस कुलीन व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन रही है, उसके पूर्वज रहे हैं, वहाँ से उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके पास बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि वो अपने दादा परदादा पिता उन सब से अमात्य संबंधित कार्यों के बारे में सुन करके आ रहा है। तो उसे सारी चीज़ें पता है कि एक राज्य को कैसे सही ढंग से संभालना है, राजा को कैसे हैंडल करना है। तो कुलीन व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, वो राजा को सही ढंग से कंट्रोल, या कहें कि उसको सही दिशा दे पाएगा, सही डायरेक्शन दे पाएगा, किसको, राजा को। तो इसीलिए कौणदत्त ने कहा कि कुलीन व्यक्ति को बनाना चाहिए। यानी अगर किसी के दादा परदादा पिता यदि राजा महाराजा अमात्य आदि थे तो ऐसे व्यक्तियों को अमात्य करना चाहिए, ऐसा कौणदंत कहते हैं। अब फिर आगे देखिए, आगे इन्होंने एक और फिर मत दिया वातव्याधि का। वातव्याधि ने फिर कौणदंत का खंडन किया। तो ध्यान रखिएगा, वातव्याधि जो आचार्य हैं उन्होंने फिर कौणदंत का खंडन किया। और कौणदंत का खंडन क्या किया, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि कुलीन व्यक्ति को भी आचार्य नहीं, अमात्य नहीं बनाना चाहिए। यदि आप कुलीन व्यक्ति को अमात्य बना लेते हैं तो ऐसा कुलीन व्यक्ति जो कुल से चला हुआ आ रहा है, जिसके पास कुल से जिसके घर में अमात्य थे, जिसके पिता अमात्य थे, जिसके भाई अमात्य थे, ऐसे व्यक्ति को यदि आप अमात्य बना लेते हैं तो वह भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो उसके बारे में वातव्याधि कहते हैं कि वो जो पहले से चला हुआ जो आ रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है, जो कुलीन व्यक्ति है, जिसके घर में सारे अमात्य थे, पहले पूर्वज भी अमात्य थे, ऐसा व्यक्ति राजा के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पता हैं, सारी गुप्त बातें, सीक्रेट बातें कि राज्य के बारे में, राजा के बारे में, क्योंकि वो तो पहले से सुन करके आ रहा है घर से, उसको परंपरा में सब कुछ मिला हुआ है, उसके दादा परदादा ने गुप्त बातें, उसको सीक्रेट बातें कुछ बताई होंगी। तो इसीलिए वो कुछ भी नुकसान कर सकता है राजा का। वो क्या कर सकता है, राजा पर अपना अधिकार जमा सकता है। इसीलिए वातव्याधि ने कहा कि ऐसे कुलीन व्यक्ति को भी आचार्य नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप बोले यदि कुलीन व्यक्ति को भी आचार्य नहीं बनाना है तो फिर किसको आचार्य बनाया जाए, तो इसके बारे में फिर बाहुदंती पुत्र, अब एक और आचार्य आ गए हैं। ठीक है, हाँ, वातव्याधि ने कहा कि नवनीतिविद को अमात्य बनाना चाहिए। वातव्याधि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नव नीतियों को जानता है, नव नीतियों का तात्पर्य है कि जो नई नई बातें समाज में फैलती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई जो डिस्कवरीज होती हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई जिस समाज में कुछ प्रथाएं चलती हैं। सपोज कि आज अगर हम मॉडर्न टाइम पे देखें तो यदि एक मंत्री को नियुक्त करना हो, एक अमात्य को नियुक्त करना हो किसी सभा में या किसी संविधान सभा में, यदि लोकसभा में, राज्यसभा में यदि किसी अमात्य की नियुक्ति करनी हो या फिर सचिव की नियुक्ति करनी हो, तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है कि व्यक्ति थोड़ा मॉडर्न हो, उसको नई नई चीज़ों के बारे में पता हो। तो नई नई चीज़ों के बारे में अगर उसे पता होगा तो वो अच्छे ढंग से प्रजा को संभाल पाएगा, राजा को संभाल पाएगा, या जो भी राज्यसभा में जितने भी काम होते हैं, लोकसभा में जो काम है, तो उन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो आज की जो टेक्नोलॉजी है या जो आज का जो डिजिटल टाइम है उससे वो अवेयर है, उसको सारी चीज़ें पता है। तो ऐसा नवनीतिविद जो व्यक्ति होगा, नई नीतियों को जो जानने वाला होगा, वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा वातव्याधि का मत है। तो आप देख रहे हैं ये सारे आचार्य अपने अपने मत दे रहे हैं और पूर्वाचार्य का खंडन कर रहे हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी एक दूसरे का खंडन करते हुए नीचे 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 आपको क्रमानुसार आपको इनको ध्यान रखना है, सबका एक दूसरे का इन्होंने खंडन किया है, ठीक है ना। और अंत में आपको कौटिल्य का मत मिलेगा। तो अब देखिए वातव्याधि ने जो कहा कि नई नीतियों को जानने वाला जो व्यक्ति है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं, जो अपडेट आ रहे हैं, जो संशोधन हो रहे हैं, उनको जो जान रहा है, नई बातों को समझ रहा है, उस व्यक्ति को आचार्य अमात्य बनाना चाहिए। ऐसा जो वातव्याधि का जो मत था उसका भी फिर आगे जा कर के बाहुदंती पुत्र आचार्य ने खंडन कर दिया। ये बाहुदंती पुत्र इंद्र आचार्य है, ध्यान रखिएगा, ये इंद्र देवता नहीं है, इंद्र आचार्य हैं, ठीक है। कदाचित आप इंद्र देवता न समझ लें इनको, इंद्र देवता अलग हैं, इंद्र देवता का आचार्य के साथ कोई संबंध नहीं है। तो बाहुदंती पुत्र इंद्र जो हैं, इनका मत है कि कुलीन, बुद्धिमान, वीरादि गुणों से युक्त। अब देखिए बाहुदंती पुत्र ने कुछ अलग चीजें बताई यहाँ पर। क्या बताया? इन्होंने कहा जो व्यक्ति कुलीन भी होगा, ठीक है, कुलीन भी होना चाहिए। कुलीन का मतलब कि उसकी परंपरा से ही ये सारी चीज़ें चली आ रही हों। सपोज कि आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में पहले से ही कोई उसके दादा परदादा अमात्य रहे हों। एक तो पहला ये गुण होना चाहिए बाहुदंती पुत्र के मत में। दूसरा, वह व्यक्ति बुद्धिमान भी हो, यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास बुद्धि होनी चाहिए अच्छी खासी, बहुत तेज बुद्धि होनी चाहिए, तीक्ष्ण उसके पास बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि वाला हो, मेधावी हो, ऐसा जो विद्वान व्यक्ति हो। और वीरादि गुण भी उसके अंदर हो, यानी वो व्यक्ति वीरादि गुणों से संपन्न हो। यदि राज्य में लड़ाई हो जाए, आक्रमण हो जाए, तो उस समय वो अमात्य, वो सचिव तुरंत अपनी वीरता को दिखा दे, अपने शौर्य को दिखाए। ऐसा बाहुदंती पुत्र कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। तो ये बाहुदंती पुत्र का मत है कि जो शास्त्र को जानने वाला है, बुद्धिमान भी है, और जो बहुत सारी चीज़ों को जानता है, साथ में बुद्धिमान है, कुलीन है, और उसके पास अच्छी वीरता है, शौर्य है उसके पास, और प्रेम भी है राजा के प्रति, उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ प्रगाढ़ स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अमात्य बनाना चाहिए। ये किसका मत है? बाहुदंती पुत्र का। तो यहाँ तक आपने 7 आचार्यों का मत देखा, और ये 7 के 7 आचार्य एक दूसरे आचार्य का परस्पर खंडन कर रहे हैं। अब इसके लास्ट में जो एट द एंड जो आचार्य हैं, वो लास्ट में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं, उसमें भी आप चौथा प्रकरण पढ़ रहे हैं। पहले अधिकरण का चौथा प्रकरण अमात्योत्पत्ति, यानी सचिवों की कैसे नियुक्ति की जाए, अमात्यों की कैसे नियुक्ति की जाए, उसके बारे में ये आप पढ़ रहे हैं। तो कौटिल्य ने पहले सभी आचार्यों का सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक सभी आचार्यों का मत दिया, परस्पर उनके खंडन को भी बताया कि ये आचार्य उसका खंडन करते हैं, दूसरे आचार्य उसका खंडन करते हैं। लेकिन अंत में कौटिल्य सबके मतों को पहले प्रधानता देते हुए बाद में अपना मत बताते हैं। उन्होंने क्या कहा अमात्य के बारे में, तो उनका मत भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सभी आचार्यों का तो मत दे दिया। अब कौटिल्य अपना मत क्या दे रहे हैं उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कौटिल्य ने क्या कहा यहाँ पर, देखिए, विभज्य अमात्य विभवम देश कालो च कर्म च अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युर्नतु मंत्रिणः। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि विभज्य अमात्य विभवम, कौटिल्य का मत है। कौटिल्य कहते हैं कि यहाँ आपने जितने भी आचार्यों का मत देखा, चाहे वो भारद्वाज हों, फिर विशालाक्ष हों, या फिर पराशर हों, या फिर पिसुन हो, कौणदंत हो, वातव्याधि हो, बाहुदंती पुत्र हो, कितने भी आचार्य हों, कौटिल्य कहते हैं कि सभी आचार्यों का जो मत है वो उपपन्नम सर्वम उपपन्नम इति कौटिल्य। कौटिल्य कहते हैं कि सभी ठीक है, सभी आचार्यों का मत देश काल परिस्थिति के अनुसार ठीक है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि भारद्वाज का ही मत सही है, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कौणदंत का मत ही सही है। सभी आचार्यों का अपना अपना मत सही है, लेकिन उन सभी का जो मत है उसको ध्यान में रखते हुए कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी अमात्य को समझने के लिए, किसी भी अमात्य को परखने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए जब उसको अमात्य बनाया जाए,
तो उसको परखने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उस व्यक्ति का कार्य सामर्थ्य देखा जाता है। यानी वो व्यक्ति जो है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कितना काम कर लेता है, कितना हार्ड काम कर पाता है, कितना परिश्रम कर लेता है, उसमें कार्य सामर्थ्य कितना है, ये सारी चीज़ें ही उस व्यक्ति के गुणों को बताती हैं। और इन सब को देखते हुए उस व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। तो इसी के बारे में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के इस चैप्टर में, इस प्रकरण में, अमात्योत्पत्ति नामक प्रकरण के अंत में अपना मत देते हुए एक श्लोक लिखते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसमें वो कहते हैं कि विभज्य अमात्य विभवम, यानी जितने भी जब आप अमात्य की नियुक्ति करें तो अमात्य का जितना भी वैभव है, वैभव का मतलब है अमात्य में जितने भी गुण हैं, उसका कार्य सामर्थ्य देख करके, उसकी कुलीनता देखते हुए, उसकी बुद्धिमत्ता देखते हुए, उसमें क्या क्या वीरत्व संबंधित गुण हैं, उसमें क्या क्या शौर्यादि गुण हैं, उसमें क्या क्या विशेष गुण हैं, क्या क्या नवनीतियों को वो जानता है, क्या क्या समानशील है, समान व्यसन है, इन सभी गुणों को देखते हुए उस व्यक्ति में बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश आदि की अच्छे ढंग से विश्लेषण करते हुए, देश आदि को अच्छे ढंग से समझते हुए अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए। देश को समझना चाहिए, काल को समझना चाहिए कि कौन सा काल है, कौन सा टाइम चल रहा है। अब आज की अगर आप बात करें तो आज आपको थोड़ा अमात्य, जब आप मंत्री बनाते हैं, किसी को सचिव बनाते हैं तो अलग प्रक्रिया होती है, प्राचीन काल में अलग होता था। देश की अगर हम बात करें तो भारत में अलग तरीका है, किसी अन्य देश में दूसरा तरीका होगा। तो देश काल सब चीज़ को देख करके, कर्म को देख करके कि वो व्यक्ति किस प्रकार के कार्य को करने में समर्थ है, उसके अंदर क्या क्या वैभव है, गुण हैं, दोष हैं, ये सारी चीज़ों को देख करके एक अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए। अमात्याः सर्व एवैते, एक अमात्य को नियुक्त करना चाहिए। और ये जितने भी ऊपर बताए बोले ये सभी अमात्य हैं। यानी भारद्वाज का मत भी ठीक है, विशालाक्ष का मत भी ठीक है, सबका मत ठीक है, अपने अपने प्रसंगानुसार, अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार। यानी तत्त स्थितियों, जो अलग अलग स्थितियां होंगी, उन विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में विभिन्न इन आचार्यों के मतों का अनुसरण करना चाहिए। विभिन्न आचार्यों का मत जो है प्रासंगिक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, इसीलिए किसी आचार्य का मत भी कौटिल्य ने उपेक्षित नहीं किया। सभी आचार्यों के मत के बारे में कहा उन्होंने कि अमात्याः सर्व एवैते, यानी जितने भी ऊपर आपने अभी तक देखे, ये आचार्यों का जो मत देखा, ये सभी मत सही हैं, ये सभी मत अमात्य लायक हैं, इन सभी को अमात्य बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट कौटिल्य के मत में है कि आपको अमात्य का वैभव जरूर देखना चाहिए। अमात्य के अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या साहस है, क्या वीर है, क्या शौर्य है, ठीक है, क्या वीरत्व है, ये सारी चीज़ें देख करके, देश को देख करके, काल को देख करके कि ये अमात्य इस देश के लिए ठीक है, ये अमात्य इस काल के लिए ठीक है, ये सारी चीज़ें देख करके उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान करके उसको अमात्य बनाना चाहिए, ये कौटिल्य ने कहा। और अंत में इन्होंने एक और बात बताई कि अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युर् न तु मंत्रिणः, ये केवल अमात्य ही हैं, ठीक है, इनको केवल अमात्य ही बनाना चाहिए, न कि मंत्री। देखिए, मंत्री और अमात्य में यही जो श्लोक है यहाँ पर भेद बताता है। ये श्लोक, इसमें प्रमाण है कि अमात्य अलग होता है और मंत्री अलग होता है। देखिए, ये श्लोक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युर् न तु मंत्रिणः। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि अमात्य अलग हैं जबकि मंत्री अलग हैं। मंत्री साक्षात मंत्री जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे मंत्री हैं। लेकिन अमात्य सचिव को कौटिल्य ने यहाँ पर स्वीकार किया है, सचिव को बताए हैं अमात्य, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये सभी अमात्य आप इनको बना सकते हैं, इनको कभी भी मंत्री ना बनाएं, केवल अमात्य ही बनाएं, अमात्य यानी सचिव ही बनाएं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने यहीं पर अपने इस चैप्टर की ये जो प्रकरण है इसका यहाँ पर समापन किया, इसको यहाँ पर संपूर्ण किया। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है उसका नाम है मंत्री पुरोहितोत्पत्ति। अब देखिए, यहाँ पर अमात्यों की जो नियुक्ति बता दी है कि कैसे आपको अमात्य अपने राज्यसभा में, लोकसभा में कैसे उनको उनकी नियुक्ति करनी है, उनको नियुक्त करना है। और साथ में इन्होंने ये भी बता दिया है कि अमात्य नियुक्ति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए अलग अलग आचार्यों के मत में। अगर भारद्वाज की सभा में आप अमात्य बन रहे हैं, अमात्य बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भारद्वाज के नियमों का पालन करना होगा, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। तो भारद्वाज कहते हैं सहपाठी को बनाना है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो देख रहे हैं आप अलग अलग आचार्यों के मत के अनुसार,
उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। सभी की जो कंडीशंस हैं, सभी की जो शर्तें हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ गुण दोष आदि देश काल को समझ करके आपको अमात्य नियुक्त करना चाहिए। ये उन्होंने अमात्य नियुक्ति के बारे में सारी चीज़ें बताई। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर, अगला जो प्रकरण होगा, उसमें बताएंगे कि मंत्री और पुरोहित इन दोनों की नियुक्ति कैसे की जाए। अभी तक सचिव तो नियुक्त हो गए, अब एक राज्य की जहाँ तक बात रही तो राज्य में सचिव आ गए हैं, अब हमको मंत्रियों की नियुक्ति करनी है और साथ में पुरोहितों की नियुक्ति करनी है। तो उसके लिए हमको कैसे परीक्षण करना है, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशंस इन द सेंस कि आप समझ रहे होंगे जब भी कोई जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसी प्रकार से आप इसको समझिए। जैसे आज मॉडर्न टाइम में एक मंत्री को जब नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कितने साल की उसकी आयु होनी चाहिए, अधिकतम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, उसके पास कितनी डिग्री होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशनल क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं और प्राचीन काल में भी होती थी, लेकिन अलग तरीके से होती थी, यही आपको ध्यान रखना है। तो अगले चैप्टर में हम मंत्रियों के बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं कौटिल्य के मत में, या फिर अलग आचार्यों के मत में, विभिन्न आचार्यों के मत में, या फिर पुरोहित के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक पुरोहित बनने के लिए कौटिल्य के मत में या फिर अन्य आचार्यों के मत में, उस चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो होगा उसमें भी बहुत सारी बातें और महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी कि किसी मंत्री का परीक्षण कैसे किया जाए, उसके बारे में 4 उपदाएँ हैं। उपदा भी शौचा शौच ज्ञानम हो, वहाँ पर उस चैप्टर का नाम है, उस प्रकरण का नाम है। तो इस प्रकार से आज का ये जो चैप्टर रहा है अमात्योत्पत्ति, ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें इसके अतिरिक्त कोई भी बात नहीं है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि ये 7 आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से समझना है। इनके मतों को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि किस आचार्य के मत में किसको अमात्य बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात, किस आचार्य ने किसका खंडन किया है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और अंत में कौटिल्य का क्या मत है वो भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा या पूछा जा सकता है, आगे भी ध्यान रखिएगा। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे रिलेटिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उन सभी प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। और साथ में विशेष रूप से आपको ये चैप्टर आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आप यदि चैप्टर को याद नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप जरूर समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी शेयर लाइक वगैरह सब कुछ कीजिएगा और मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट कक्षा में। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 को फॉलो करते रहिए, उसकी जितने भी गाइडलाइंस हैं, और अपना पूरा ख्याल रखिए, प्रश्नोत्तरी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूं, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है sanskritexam.com, संस्कृत वाली जो वेबसाइट है उस पर जाइए और संस्कृत के बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन जो भी चीज़ें आपको करनी है, प्रश्नोत्तरी या पुराने प्रश्न पत्र या नोट्स स्टडी मटेरियल, वहाँ पर जाइए, अच्छे ढंग से प्राप्त कीजिए और उसका उपयोग कीजिए, लाभान्वित होइए। ये हमारी आपसे आशा है, हमारी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका लाभ लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।